Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is infrared spectroscopy. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या देखते हैं कि सैंपल से हम रेडिएशन जो पास करने वाले हैं उनका वेवलेंथ इंफ्रारेड रीजन में होगा। तो यहाँ बेसिकली मैटर और इंफ्रारेड रेडिएशंस का इंटरेक्शन हम डील करेंगे। इसमें ध्यान दो, जो इंफ्रारेड रीजन है ये एक बहुत बड़ा रीजन है। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 0.8 माइक्रोमीटर से लेके 200 माइक्रोमीटर तक का है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 200 वेवलेंथ तक इसकी रेडिएशन हैं। तो इसमें 0.8 से 2.5 तक जो रीजन है इसे हम नियर IR कहते हैं। नियर IR से क्या मतलब होता है कि इसके इधर जो रेडिएशंस हैं वो कौन सी हैं? विजिबल में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यहाँ पे कौन सा कलर आने वाला है? रेड आने वाला है। तो ये रीजन जो रेड के पास है इसको हम क्या कहते हैं? नियर IR। और जो रीजन सबसे दूर है, रेड से बहुत दूर है, इसको हम कहते हैं फार IR। और बीच वाले रीजन को हम सिंपली IR रीजन कहते हैं। 0.8 से 2.5 तक नियर IR, 2.5 से 15 तक ऑर्डिनरी IR और 15 से लेके 200 माइक्रोमीटर तक फार IR होता है। और हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो जनरली इस रीजन में अपना पीक रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी में एनर्जी की टर्म्स में डिनोट करें, क्योंकि एनर्जी को फ्रीक्वेंसी दोनों पैरेलल होती हैं, तो इसलिए ज्यादातर पीक्स को हम फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में डिनोट करते हैं। तो 12,500 से लेके 4,000 तक क्या होता है? नियर IR। 4,000 से 667 तक ऑर्डिनरी IR और 667 से 50 सेंटीमीटर इनवर्स तक फार IR रीजन होता है। और इनकी एनर्जी को हम E=h न्यू या hc/λ या hc/ν से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, और न्यू बार की अगर हम वैल्यू रखते हैं, फ्रीक्वेंसी की हम अगर वेव नंबर की हम वैल्यू रखते हैं, तो हम क्या देखते हैं? इस रीजन की, नियर IR रीजन की एनर्जी 55.5 से लेके 11.5 तक होती है, और इसकी 11.4 से लेके 1.9 तक, और ये 1.9 से 0.14 किलो कैलोरी पर मोल तक एनर्जी होती है। तो हमें सिंपली अगर वेव नंबर पता है तो वी कैन फाइंड आउट एनर्जी बाय मल्टीप्लाइंग इट विद H एंड C। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या होता है? ध्यान दो, इसमें हम क्या करते हैं? एक सैंपल लेते हैं। अब सैंपल में आपने कोई सा भी लिया, एल्डिहाइड लिया, वाटर लिया या कार्बन डाइऑक्साइड लिया, उस मैटर के अंदर हम IR रेडिएशंस को पास करते हैं। अब ध्यान दो कि ये अगर 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड है तो इसको सिर्फ यही रखते हुए, डिस्टेंस कांस्टेंट रखते हुए रोटेट करना क्या होता है? बहुत आसान होता है। तो इसके लिए वी नीड वेरी लेस एनर्जी। लेकिन इसको मीन एवरेज डिस्टेंस यही रखते हुए थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा पास लेके आने में वी हैव टू डू सम वर्क। तो हमें सम एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी रोटेशन एनर्जी से थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसको हम वाइब्रेशनल एनर्जी भी कहते हैं। लेकिन अगर हम इसे खींचते खींचते जाएं और इस बॉन्ड को ब्रेक कर दें तो हमें क्या चाहिए? सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो हम क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं मॉलिक्यूल्स में, जिनमें बॉन्ड ब्रेक होता है, तो उसमें E=0 से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, E1 में आते हैं। फिर E1 से E2 में अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस होते हैं। लेकिन बॉन्ड ब्रेक होने से पहले, जैसे मैं इसको ब्रेक कर रही हूं, तो ब्रेक होने से पहले क्या होगा कि ये पहले थोड़ा सा दूर जाएगा, थोड़ा सा पास आएगा, दूर जाएगा। आप इसको दूर ले जाने की कोशिश करोगे, इसका फोर्स इसको पास लाने की कोशिश करेगा। तो ये कई वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं। ऐसे धीरे धीरे वाइब्रेशनल लेवल बढ़ते जाते हैं। तो ईच इलेक्ट्रॉनिक स्टेट is associated with many vibrational
लेवल्स स्टेट। इसमें कई वाइब्रेशन है, जैसे इसके आप V0 V इज इक्वल टू 0 से लेके V इज इक्वल टू 1, V इज इक्वल टू 2, ऐसे 3, 4, 5 स्टेट्स होंगी इसमें वाइब्रेशनल। सिमिलरली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए V इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइट होता है तो वाइब्रोनिकली वो अपने आप हो जाता है। लेकिन आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइट ना करो, सिर्फ इतनी एनर्जी दो कि वाइब्रोनिकली ही क्या हो, वो एक्साइट हो, तो हमें कौन सा स्पेक्ट्रम मिलता है, IR स्पेक्ट्रम मिलता है। और यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अगर ये दो वाइब्रेशनल लेवल हैं, V इज इक्वल टू 0 और V इज इक्वल टू 1, तो इन दोनों के बीच में भी क्या होता है, देर आर मेनी रोटेशनल लेवल। क्योंकि जब आप इसको वाइब्रेट करने की कोशिश कर रहे हो तो थोड़ा बहुत ये आपस में क्या होते हैं, रोटेट भी होते हैं, कोई लेफ्ट साइड कोई राइट साइड, इस तरह से स्पिन भी करते हैं, रोटेशन भी करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, ईच वाइब्रेशनल लेवल इज एसोसिएटेड विद मेनी रोटेशनल लेवल। तो वो रोटेशनली 0, रोटेशनली 1, 2, 3, इस तरह से कई एक्साइटेड स्टेट दोनों वाइब्रेशंस के लिए होती हैं। तो जब आप वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देखेंगे तो उसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑलरेडी इंक्लूड होगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल एक्साइटेशन अपने आप हो जाता है और इसीलिए हमें एक ब्रॉड बैंड मिलता है। लेकिन यहाँ पे जब आप वाइब्रेशनल करेंगे तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा आपको अपने आप मिलेगा और इसका पीक भी इसीलिए बहुत ज्यादा शार्प नहीं होता। तो जब आपने एक मैटर लिया, कोई भी मॉलिक्यूल लिया, एल्डिहाइड लिया, कीटोन लिया, वाटर लिया या ईथर लिया और उसके ऊपर आपने इंफ्रारेड रेडिएशंस डाली, तो अब उसके जो बॉन्ड्स हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रेच होते हैं या कंप्रेस होते हैं, स्ट्रेच होते हैं या कंप्रेस होते हैं। तो इन वाइब्रेशंस के कारण उनका जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है रेडिएशंस का, वो उनसे इंटरेक्ट करता है और रेडिएशंस गेट एब्जॉर्ब, वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसमें उतनी इंटेंसिटी हमें नहीं मिलती जितना कि इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है। इट मीन्स देयर आर सम रेडिएशंस विच आर एब्जॉर्ब्ड नाउ, वो एब्जॉर्ब्ड हो चुकी हैं, इसीलिए ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी पहले से कम है। आप ध्यान दें कि V इज इक्वल टू 0 से जब वो V इज इक्वल टू 1 में जाता है, 0 से 1 में जाता है, तो वो IR रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब वो रिवर्ट बैक करता है तो उस एनर्जी को, उस रेडिएशन की एनर्जी को वो हीट फॉर्म में क्या करता है, रिलीज करता है। तो जाते समय वो रेडिएशंस लेता है, आते समय वो हीट की फॉर्म में उसको करता है। लेकिन जैसे एक मॉलिक्यूल में 3-4 बॉन्ड है, एक इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, एक इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, और जब आप ब्रेक करते हो तो सारे ही मॉलिक्यूल्स के जो एटम है वो सब वाइब्रेट करते हैं। तो क्या सारे वाइब्रेशंस एक्टिव होते हैं IR से रिएक्ट करने के लिए? नहीं, only those vibrations are active in which change in dipole moment occur। मीन्स कि जब ये दो एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं तो ड्यूरिंग दिस वाइब्रेशन देयर शुड बी चेंज इन इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, यानी कि उसका जो प्लस माइनस चार्ज का जो सेंटर है वो पहले जहां था उससे वो डिस्टर्ब होना चाहिए। पहले डाइपोल मोमेंट अगर 0 था तो अब 0 से ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा था तो और ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा था तो कम होना चाहिए या 0 होना चाहिए। मीन्स देयर शुड सम डाइपोल मोमेंट चेंज। डाइपोल मोमेंट में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। ओनली दोज वाइब्रेशंस आर वाइब्रोनिकली एक्टिव, रेस्ट आर इनएक्टिव। जैसे अगर मैं कार्बोनाइल बॉन्ड लूं तो ये जब स्ट्रेच होगा तो डाइपोल मोमेंट चेंज होगा। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जब स्ट्रेच होगा तो डाइपोल मोमेंट चेंज होगा, तो दे आर एक्टिव। लेकिन अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और सिमेट्रिकल, यानी कि यहाँ जो ग्रुप्स लग रहे हैं वो सिमेट्रिकल है, और अब इसमें सिमेट्रिकल वाइब्रेशंस होंगे तो देयर विल बी नो चेंज इन डाइपोल मोमेंट और ये वाइब्रोनिकली इनएक्टिव होगा। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन एंड बेसिक ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस। How many types of vibrations are there in a molecule? अगर एक मॉलिक्यूल पे केवल एक ही एटम है तो it can rotate only, but if there are 2 atoms तो उनके बीच में क्या हो सकता है, या तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो सकता है या कंप्रेशन वाइब्रेशन हो सकता है। लेकिन व्हाट अबाउट इफ देयर आर 3 एटम्स और 4 एटम्स,
मीन्स पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड्स का नंबर एक से ज्यादा होता है, वहां पे उन बॉन्ड्स के बीच में कुछ एंगल भी होता है, तो उस एंगल से उनमें बेंडिंग, स्ट्रेचिंग और डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशंस होते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल में, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस आर पॉसिबल। फर्स्ट बेंडिंग, सेकेंड स्ट्रेचिंग। बेंडिंग मीन्स कि जैसे यहाँ सेंटर में एक बॉन्ड एटम है, उससे ये दोनों जुड़े हुए हैं, दो बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे, तो इन दोनों का बॉन्ड एंगल चेंज होगा, कम या ज्यादा होगा, तो हम उसको बेंडिंग बोलेंगे। और स्ट्रेचिंग में क्या होगा कि ये बॉन्ड एंगल सेम रहेगा लेकिन ये दोनों दूर जाएंगे। तो इसको मैं इस तरीके से भी समझा रही हूँ कि सपोज यहाँ पे एक मेरे पास एटम है जुड़ा हुआ, इससे ये दोनों एटम जुड़े हुए हैं और इनके बीच में अगर ये एंगल है, इनको मैं सिमेट्रिकली इस तरीके से खींचूं या वापस पीछे लेके जाऊं, तो ये क्या होगा, स्ट्रेचिंग। ये मीन्स मैं इसको इस तरीके से देखो स्ट्रेच कर रही हूं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, और इसको छोड़ रही हूं तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और बेंडिंग में क्या होगा कि ये अगर इस तरीके से है तो वो पास आएगा और इस दूर जाएगा, पास आएगा और दूर जाएगा। तो ये वाले वाइब्रेशंस कौन से होते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं, दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट सिमेट्रिक, सेकेंड असिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा, आई विल स्ट्रेच बोथ बॉन्ड्स टुगेदर, तो दोनों की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। लाइकवाइज ये अगर इनकी एवरेज बॉन्ड लेंथ है तो या तो वो दोनों दूर जाएंगे इस तरीके से, या वो दोनों सेंट्रल एटम के क्लोज आएंगे। लेकिन ड्यूरिंग वाइब्रेशन ये अपनी इस बॉन्ड एक्सिस के ऊपर ही रहेंगे, अलाइंड रहेंगे, बॉन्ड एक्सिस से डिफॉर्म नहीं होंगे। दूसरा असिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में क्या होगा कि अगर एक यहाँ पे है एवरेज, दूसरा दूर जाएगा, फिर दूसरा पास आएगा, पहला दूर जाएगा, इस तरीके से, लेकिन बॉन्ड एक्सिस के अलोंग रहेंगे। जैसे आप इसको एक बार ऐसे कर दो कि ये पास आ गया और ये दूर चला गया, दूसरी बार ये वाला दूर चला गया और ये पास आ गया। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, स्ट्रेचिंग टू टाइप की होती है, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। नेक्स्ट बेंडिंग। बेंडिंग में क्या था कि वो अपना बॉन्ड एक्सिस को छोड़ के दूसरी बॉन्ड एक्सिस पे, इस पे आ जाते हैं, बॉन्ड एंगल डिस्टर्ब हो जाता है। इस केस में बॉन्ड एंगल डिस्टर्ब नहीं होता था। तो यहाँ एक तो होता है इन प्लेन, दूसरा होता है आउट प्लेन। इन प्लेन मीन्स कि जब ये वाइब्रेशन कर रहे हैं तो अपना प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन को मेंटेन करके रख रहे हैं। दूसरा आउट प्लेन, ड्यूरिंग वाइब्रेशन ये अपने प्लेन को मेंटेन नहीं करेंगे, एक प्लेन से ऊपर आएगा या दोनों ऊपर आएंगे, कुछ इस तरह से होगा। तो देखो इन प्लेन, आउट प्लेन में ये फर्दर दो टाइप के हैं। फर्स्ट सीजरिंग, सेकंड रॉकिंग। सीजरिंग मीन जैसे सीजर आप चलाते हो तो जो दोनों ब्लेड्स हैं वो क्या होती है, इस तरीके से दोनों एक साथ पास आती हैं एक दूसरे के, फिर एक साथ दूर जाती है, एक साथ पास आती हैं। तो इस तरीके का जो वाइब्रेशन होता है कि पहले वो दूर थी दोनों ब्लेड्स, फिर पास आ गई, फिर दूर गई, फिर पास आ गई, इसको हम क्या बोलते हैं, सीजरिंग। इसको अगर हमने डायग्रामेटिकली दिखाना है तो हम इस तरीके से दिखाते हैं कि ये एक एटम इसके अंदर की तरफ आएगा, ये इधर अंदर की तरफ आएगा, और जब बाहर जाएंगे तो दोनों एक साथ, ये इस साइड बाहर जाएगा, ये इस साइड बाहर जाएगा। तो एट ए टाइम दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है इट विल बी डिफरेंट। देखो ये अगर एक्स डायरेक्शन में है तो ये माइनस एक्स में है, अब ये माइनस एक्स में है तो ये प्लस एक्स में है। तो इस तरीके से ये वाले जो वाइब्रेशंस है इनको हम सीजरिंग कहते हैं। और रॉकिंग में क्या होता है, रॉकिंग में दोनों एटम सेम डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे आपने ये दो एटम लिए, ये दोनों इस तरीके से बाहर जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, फिर दोनों एक साथ अंदर आ रहे हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि बॉन्ड एंगल को मेंटेन करते हुए, जैसे ये बॉन्ड एंगल है, इसको मेंटेन करते हुए दोनों इधर जाएंगे, फिर दोनों इधर आएंगे, दोनों इधर जाएंगे, दोनों इधर आएंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, रॉकिंग। सीजरिंग में क्या था, ये दोनों बाहर जाते थे फिर अंदर आते थे,
यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस एक बार बढ़ती थी, एक बार डिक्रीज होती थी। इसमें दोनों के बीच की डिस्टेंस रिमेन सेम, दोनों इस तरीके से सेम डिस्टेंस पे जाते हैं, जैसे घड़ी का पेंडुलम एक साथ जाता है और आता है। नेक्स्ट वेगिंग। वेगिंग में क्या होता है कि ये अपने प्लेन को छोड़ के, जैसे ये इस समय बोर्ड का प्लेन इनका प्लेन है, अपने प्लेन को छोड़ के प्लेन से बाहर आ जाते हैं। अब इसको डिनोट करने के लिए हम इस तरीके से दिखाते हैं कि ये एटम प्लस और ये प्लस, दोनों एक बार पहले प्लस मान लो। प्लस मीन्स क्या है कि दोनों बाहर आएंगे, इस तरीके से ये दोनों अपना एंगल मेंटेन करते हुए ऐसे बाहर आएंगे, फिर दोनों पीछे की तरफ जाएंगे, फिर दोनों बाहर आएंगे, फिर दोनों पीछे की तरफ जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेगिंग। जैसे आपने दो उंगलियां एक साथ ऊपर उठाई फिर नीचे कर दी, वी का साइन बनाते हुए इस तरह से कर दी, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेगिंग। वेगिंग में जैसे हम हाथ हिलाते हैं तो इस तरीके से वेगिंग। ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में आप देखो ट्विस्ट कब करते हैं, जब ड्रम बजता है, तो ड्रम बीट की तरह होता है इसका। इसमें क्या होगा, एक प्लस होगा दूसरा माइनस, एक प्लस होगा तो ये वाला क्या होगा, माइनस। इसमें दोनों या तो प्लस होते थे या दोनों क्या होते थे, माइनस होते थे। तो इसमें देखो जैसे ड्रम लाइक, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से, जैसे ये दो एक एंगल पे थे तो एक ऊपर जाएगा दूसरा नीचे आएगा, फिर ये ऊपर आएगा ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, इस तरीके से होता है। आप इसको इस मॉडल से भी समझ सकते हैं, ये ऊपर गया फिर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, इस तरीके से। तो इसमें एक ड्रम बजने वाला आप समझ सकते हैं, जैसे ड्रम की बीट होती है वैसा होता है। इसको हम ड्रम बीट या ट्विस्टिंग वाइब्रेशंस भी कहते हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, हाउ मेनी वाइब्रेशंस और modes of vibrations are possible in a molecule we can calculate with the help of these formulas. Suppose there is a molecule which has only one atom, so it has no degree of vibration. But in polyatomic molecules, like it may be non-linear, it may be linear. If it is non-linear, then total number of vibrations will be equal to 3n minus 6, and if it is linear, then total number of vibrations will be equal to 3n minus 5. क्योंकि total degree of freedom जो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, 3n से करते हैं। अब अगर उसमें एक ही एटम है तो n = 1 रखने पे 3, तो 3 क्या होंगे उसके, ट्रांसलेशनल होंगी, कि वो x एक्सिस में कहीं जा सकता है, y एक्सिस में कहीं जा सकता है, या वो z एक्सिस में कहीं जा सकता है। लेकिन अगर उसमें 2 हैं, नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, तो इसकी कितनी हो जाएंगी, 3n, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 हो जाएंगी। 6 में से 3 क्या हो जाएंगी इसकी, ट्रांसलेशनल हो जाएंगी, और 3 क्या हो जाएंगी इसकी, रोटेशनल, x y z एक्सिस पे। तो वाइब्रेशन के लिए इसकी फिर भी कोई नहीं बचेगी। लेकिन अगर हम पॉलीएटॉमिक देखते हैं तो n की वैल्यू हमें क्या रखनी होगी, मिनिमम 3। तो जब हम 3 रखेंगे उसमें हम क्या देखते हैं, लीनियर के केस में 3 तो ट्रांसलेशनल की पूरा मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में या z डायरेक्शन में ट्रांसलेट हो जाए। 2 रोटेशनल होंगी, क्यों, क्योंकि अगर ये इस एक्सिस पे x अपनी बॉन्ड एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा तो देयर विल बी नो चेंज इन द डाइपोल मोमेंट। तो हम इसकी 2 रोटेशनल लेते हैं, एक तो y एक्सिस पे और एक z एक्सिस पे। अगर x एक्सिस हमने बॉन्ड एक्सिस मानी है तो इसकी टोटल 5 तो हो गई ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। तो हाउ मेनी लेफ्ट, 3n माइनस 5। तो इसकी 3n माइनस 5 होंगी वाइब्रेशनल। जबकि नॉन लीनियर के केस में अब ये अपनी एक्सिस के ऊपर भी अगर रोटेट करेगा तो इट विल क्रिएट सम चेंज। तो हम इसको क्या कहते हैं, 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल। तो फॉर्मूला विल बी इक्वल टू 3n माइनस 6। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस का, पॉसिबल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक बेंजीन में टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर 12, तो 12 इंटू 3 माइनस 6, क्योंकि नॉन लीनियर है, 30। मीथेन 5 इंटू 3 माइनस 6, 9। और इथेन 8 एटम्स है, 8 इंटू 3 24 माइनस 6 18। तो इनके हम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को काउंट कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे CO2 में काउंट करना है, देन क्योंकि ये CO2 का स्ट्रक्चर है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3। तो 3n माइनस
अब मुझे फॉर्मूला क्या लगाना होगा 5, तो 3n माइनस 5 विल बी इक्वल टू 4। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 4 डिग्री ऑफ वाइब्रेशन होंगे, क्योंकि आप 3 इंटू 3 9 ये रखेंगे और -5 करेंगे तो यू विल गेट 4 फॉर CO2। कैलकुलेशन ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी और हुक्स लॉ। कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उसमें एक से ज्यादा एटम्स हैं, तो हम उन एटम्स को बॉल की तरह और उनके बीच के बॉन्ड को एक स्प्रिंग की तरह कंसीडर कर सकते हैं। वाई? जैसे कि स्प्रिंग को स्ट्रेच करना और कंप्रेस करना आसान होता है, सेम वे में बॉन्ड रूम टेम्परेचर पर भी कुछ स्ट्रेच होता है, कभी वो कंप्रेस होता है। तो हम एक बॉन्ड को, केमिकल बॉन्ड को इक्विवेलेंट मान सकते हैं फ्रीक्वेंसी को काउंट करने के लिए एक स्प्रिंग के, और दोनों एटम्स को हम इक्विवेलेंट मान सकते हैं दो बॉल्स के। सपोज पहले हमने एज्यूम किया कि ये एक हुक से एक बॉल लगी हुई है और आपने स्प्रिंग से इसको अटैच किए ही स्ट्रेच किया और फिर आपने इसको छोड़ा। जैसे ही आप इसको स्ट्रेच करोगे तो ये स्प्रिंग इसको वापस ऊपर की तरफ लेके जाना चाहेगा और इसमें एक फोर्स लगेगा, उसको हम क्या कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। और इसमें जो फोर्स डेवलप होगा वो डिपेंड करेगा आप इसको कितना डिस्प्लेस कर रहे हो। जितना ज्यादा डिस्प्लेस करोगे ये उतना ज्यादा फोर्स इसके अंदर जनरेट होगा। और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, F इजिकल टू माइनस KX, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से रिवर्स होगी। तो यहाँ पे K क्या है, फोर्स कांस्टेंट, और X है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर ये एटम इस हुक से ना लगा होकर क्या होता, दो डिफरेंट एटम्स आपस में ही जुड़े हुए होते और फिर आप इसको स्ट्रेच करते, तो स्ट्रेच करने पर जो फोर्स है वो क्या होगा, इसके इनसाइड लगेगा, और जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो फोर्स इसको वापस बाहर की तरफ पुश करेगा। अब इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम किससे काउंट करते हैं, 1/2 म्यू और √K/m। हम इसको m से डिनोट करते हैं। और जब हमने दो एटम ले लिए तब हम इसको m की जगह, मास की जगह, जब आपने एक एटम ले रखा था तो हम फ्रीक्वेंसी को m से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब आप दो एटम ले लेते हैं तो हम इसको रिड्यूस्ड मास से डिनोट करते हैं। और रिड्यूस्ड मास क्या होता है कि दोनों एटम का मास अगर m1 और m2 है तो हम रिड्यूस्ड मास को कैलकुलेट करते हैं m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 से। ये हो गया अगर आपने स्प्रिंग बॉल सिस्टम लिया, जो कि हुक्स लॉ है आपका। लेकिन व्हाट अबाउट केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड में तो दोनों एटम्स बहुत ही हल्के होते हैं, लेकिन उनका भी कुछ मास तो होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें यही इक्वेशन दो मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर लिखनी हो तो हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1/2 पाई √K/म्यू। K क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट इन टाइम पर सेंटीमीटर, और म्यू होगा रिड्यूस्ड मास इन ग्राम पर एटम, m1 m2 एक्चुअल मासेस ऑफ बोथ एटम, c वेलोसिटी ऑफ द लाइट। तो हम क्या देखते हैं, अगर हमें फ्रीक्वेंसी को वेव नंबर में काउंट करना है तो इट इज इक्वल टू न्यू अपॉन c, और हम इसमें न्यू की वैल्यू इस इक्वेशन से रख देते हैं तो वी गेट इक्वेशन 1/2 पाई c √K/म्यू। और फिर म्यू यहाँ पे अगेन हम कहा से काउंट करेंगे, इस फॉर्मूले से m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और यहाँ ध्यान देना है कि आप जब इसको एटम्स के केस में कंसीडर कर रहे हैं तो मास जैसे कार्बन का 12 है तो आप कार्बन का 12 नहीं रखेंगे, क्योंकि 12 ग्राम किसका है, 1 मोल एटम्स का वेट है। तो 1 एटम का वेट कितना होगा, डिवाइड बाई n0 मीन्स एवोगैड्रो नंबर, तब आपको एक एटम का वेट पता चलेगा। और अगर ऑक्सीजन का वेट 16 है तो आप 16 डिवाइड बाई n0 रखेंगे। तो ये आपने न्यूमेरिकल करते समय बिल्कुल ध्यान देना है। सपोज एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपसे पूछा गया है कैलकुलेट वेव नंबर, कौन से बॉन्ड के लिए, फॉर CH बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और K वैल्यू आपको गिवन है फोर्स कांस्टेंट की 5 × 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर। हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन? इसमें आपने म्यू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, लेकिन यहाँ आपने डायरेक्ट उसका मास नहीं रखना है,
क्योंकि जो 12 मास होता है कार्बन का वो किसका होता है, एक मोल एटम्स का मीन्स N0 एटम्स का वेट होता है 12 ग्राम। तो पर एटम कितना होगा, वो होगा 12 डिवाइड बाई N0 मीन्स 6.02 इंटू 10⁻23। तो आप इसका रिड्यूस्ड मास कैलकुलेट करने के लिए M1 में क्या रखेंगे, 12 अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाई अगेन 12 अपॉन एवोगैड्रो नंबर प्लस 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, जिसका रिजल्ट आपको मिलेगा 12 डिवाइड बाई 13 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। और ये आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में 1 अपॉन 2 पाई सी में 2 पाई सी कांस्टेंट है, आप इनकी वैल्यूज रख सकते हैं। और k की वैल्यू आपको गिवन है 5 इंटू 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर, और म्यू की वैल्यू आप यहां से रखेंगे जो आएगी आपके पास 12 डिवाइड बाई 13 इंटू 6.02, ये आपका ऊपर आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23, और ये 13 भी क्या होगा आपका ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो जाके करेक्ट आंसर आएगा। और सपोज आपको दे दिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए फाइंड आउट करना है, और दोनों ही कार्बन 12 आइसोटोपिक हैं, यानी कि दोनों में 12 है इसका वेट। तो आप यहाँ पे 12 और इधर भी 12 इधर भी 12 रख के रिड्यूस मास निकालेंगे। फोर्स कांस्टेंट गिवन है, तो जो आपका रिड्यूस मास आएगा आप उसको इस वैल्यू में रख के वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे। लेकिन अगर आपको 13 गिवन होता तो आप दोनों का ही क्या रखते 13, और अगर एक 12 और एक 13 है तो एक का 12 और एक का 13 रखते। सिमिलरली यहाँ हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम होता तो आप 2 रखते, और ट्रिटियम होता तो आप क्या रखते 3 रखते। तो यहाँ आपने बड़े ध्यान से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो भी बॉन्ड दिया है उसी का आपने वेट रखना है। और वैसे टेंटेटिवली मैं आपको बता दूं कि फोर्स कांस्टेंट फॉर सिंगल बॉन्ड 5 इंटू 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर ऑलमोस्ट होता है, और इसको अगर हम SI यूनिट में देखें तो ये होता है 500 न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट अगर ये डबल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड के केस में ये 10 इंटू 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर होता है, और न्यूटन में देखें तो ये हो जाता है 1000 न्यूटन पर मीटर। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए इसकी वैल्यू जस्ट ट्रिपल होती है, एवरेज जो होती है 15 इंटू 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर, और न्यूटन्स में देखते हैं तो 1500 न्यूटन पर मीटर। इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो वेव नंबर है, जो फ्रीक्वेंसी है, डिपेंड्स ऑन फोर्स कांस्टेंट डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड मास, कि मास जितना ज्यादा होगा उतना फ्रीक्वेंसी कम होगी, और मास जितना कम होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। इसमें देखा, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है यू कैन रेज योर क्वेश्चंस इन माय कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। कीप राइटिंग योर क्वेरीज इन माय कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू आर लाइकिंग माय चैनल प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।